हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं बच्चों आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इस जो 10th का जो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने बच्चों इस चैप्टर में कुछ जो स्टार्टिंग में क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे कि चाहे वो क्रियाकलाप 1.1 हो, ठीक है बच्चों, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। चाहे वो एक्सपेरिमेंट यानी कि क्रियाकलाप नंबर 1.2 हो, इसकी भी बात कर ली थी बच्चों, है ना। द्विस्थापन अभिक्रिया की बात की थी इसमें अपन ने। और क्रियाकलाप चाहे वो 1.3 हो, है ना, इसमें भी हमने बात कर ली थी कि इसमें हमने देखा था कि अम्ल और जो धातु है उसकी क्रिया करवाने पर क्या होगा। इस एक्सपेरिमेंट की बात कर ली थी। हमें पता है अम्ल और धातु की क्रिया करवाने पर बच्चों एक गैस उत्पन्न होती है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक, इसके बाद बच्चों अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है ना, ये है हमारा रासायनिक समीकरण। क्या है बच्चों? रासायनिक समीकरण। आइए हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि कोई रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया से कैसे बनाई जाएगी, कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की जो सरल विधि है वो है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में बच्चों एक तो हम पढ़ेंगे शब्द समीकरण और फिर हम आएंगे प्रतीकों के रूप में जो रासायनिक समीकरण लिखी जाती है उस पर। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, हमारी जो आज की जो हेडिंग है बच्चों वो है रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन, ये हमारी आज की मेन हेडिंग है। तो बच्चों अभी तक हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हमारे चारों ओर, कहीं ना कहीं मतलब हर जगह क्या हो रही है बच्चों, कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। मतलब अभिकारक भाग लेते हैं और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। चाहे वो दूध से दही का बनना हो, कागज़ का जलना हो, बादल का जो बनना है वो हो, जंग लगना हो, कुछ भी हो बच्चों, हमारे चारों तरफ जो है वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो हो रही हैं। अब देखिए ये रासायनिक समीकरण क्या है कि बच्चों हमने क्रियाकलाप 1.1 का विवरण देखा है। 1.1 में हमने क्या किया था बच्चों, मैग्नीशियम रिबन था, उसका दहन करवाया था। तो क्या जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक बच्चों, ये लाइन हमारी कौन सी है? क्रियाकलाप यानी कि जो एक्सपेरिमेंट था 1.1 उसमें ये हमने देखा था कि जब मैग्नीशियम का जो रिबन है या फीता है उसको जब हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो एक राख बनती है बच्चों। क्या बनती है? राख। उसको हमने कहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक बच्चों, तो ये तो कौन है बच्चों? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसको अपन ने पूरी हिंदी में लिख दिया। भाई रासायनिक अभिक्रिया तो क्या हुई है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाया इसने? MgO। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्या होती है बच्चों? एक रासायनिक समीकरण है। लेकिन ये क्या हुई है? अच्छा, रासायनिक समीकरण कब लिखेंगे? जब कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। मतलब ये जो हमने लिखी है ये रासायनिक समीकरण है और ये तब लिखा होगा हमने जब इसकी कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। ठीक है बच्चों, तो हम कह रहे हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको हम ऐसे हिंदी में पूरी लाइन लिखेंगे तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया यानी कि स्थान को घेरती है। जबकि इस प्रकार क्या होता है बच्चों, एक छोटा सा एरिया घेरा जाता है, एक लाइन में क्लियर हो जाती है यहाँ पर क्या है, एरिया घेर रही है। ठीक, तो वाक्य के रूप में ये वाक्य है बच्चों। ठीक है, ये क्या लिखी है पूरी लाइन? ये पूरी लाइन वाक्य है। तो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो विवरण है वो बहुत लंबा हो जाता है। जैसा मैंने अभी कहा आपसे कि अगर वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम समझाएं तो उसको बहुत लंबा टाइम लगेगा लिखने के लिए, प्लस वो एरिया ज़्यादा घेर रही है तो काफ़ी लंबा हो जाता है उसका विवरण देना। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम, संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। और इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। अब देखिए बच्चों, ये एनसीईआरटी कह रही है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको सरल रूप में यानी कि शॉर्ट में लिख सकते हैं और सबसे सरलतम विधि क्या है, उसको शब्दों के रूप में लिख दिया जाए। किसके रूप में बच्चों? शब्दों के रूप में, यानी कि शब्द समीकरण के रूप में लिखना है, वो सबसे सरलतम विधि है। अब मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों कैसे शब्दों के रूप में लिखा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। ऊपर जो आपको जो अभिक्रिया करवाई है कौन सी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया थी।
ये तो क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया है जो कि हुई है जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो नया पदार्थ बना। नया पदार्थ बन रहा है, अवस्था में चेंज हो रहा है, गैस में उत्सर्जन हो रहा है, गैस का तापमान में परिवर्तन हो रहा है, रंग में चेंज हो रहा है या अवक्षेपण आ रहा है। ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके लक्षण हैं। इनमें से कोई ना कोई हुआ है, मतलब लक्षण हमारे सामने आया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसको हम बच्चों लंबी चौड़ी लिखेंगे, उससे बढ़िया है कि हम उसको शब्दों के रूप में लिख दें तो थोड़ा सा स्थान कम घेरेगी और टाइम कम लगेगा। तो ये लिखा है बच्चों, दिख रहा होगा आपको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई तो क्या बनता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई उसको शब्दों के रूप में लिखा था, वाक्य के रूप में लिखा था, वो बहुत लंबा चौड़ा था। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी कि उसमें समय लगता है, प्लस उसको लिखने के लिए एरिया ज़्यादा चाहिए, है ना, लंबी चौड़ी हो जाती है। तो उसको हमने क्या किया है बच्चों, संक्षिप्त रूप में लिखा है, और किसके रूप में, शब्द समीकरण। यानी कि ये जो हमने हिंदी में लिखी है बच्चों शब्दों के रूप में, इसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, शब्द समीकरण। ठीक, अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट, मतलब जो भाग लेते हैं, जो भी पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं बच्चों अभिकारक, रिएक्टेंट। इसको आर से लिखेंगे बच्चों, किससे लिखेंगे, रिएक्टेंट आर से। और किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने पर जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो अभिकारक क्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उसको हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों, आर किस में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में चेंज होते हैं बच्चों, तो प्रोडक्ट में, यानी कि उत्पाद में। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसके बीच में बच्चों हम एरो का यानी कि तीर का चिन्ह लगाते हैं। तीर के चिन्ह की जो बाईं साइड है यानी कि लेफ्ट हैंड जो साइड है, उस साइड जो भी लिखा होगा वो अभिकारक होगा। हम अभिकारक की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है बच्चों, वे पदार्थ। अच्छा, आगे आ ही रहा है बच्चों, देखिए कि अभिक्रिया 1.1, ये जो हमने 1.1 अभिक्रिया पढ़ी है वो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं। ये मैग्नीशियम एक बार क्लियर कर देता हूँ बच्चों, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ये रासायनिक परिवर्तन इनमें हो रहा है बच्चों और इन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनको अभिकारक कहते हैं। और इस क्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। तो बच्चों ये क्या है बच्चों, हमारे पास उत्पाद। तो आपको अभिकारक और उत्पाद में अंतर समझ में आ गया होगा। तीर के निशान की जो बाईं साइड लिखा होगा बच्चों उसको अभिकारक कहते हैं, और तीर के निशान की दाईं साइड जो लिखा होगा उसको हम उत्पाद कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक, रिएक्टेंट कहलाते हैं। जबकि वो पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी कि इनमें रासायनिक परिवर्तन होगा और ये चेंज हो जाएंगे किसमें बच्चों, उत्पाद में। ठीक, आपको क्लियर होगा उम्मीद है मुझे। तो ये है बच्चों हमारे पास रासायनिक समीकरण हम लिख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखा है बच्चों, शब्द समीकरण। अभी तक हमने क्या लिखना सीखा है, शब्द समीकरण। और हमने ये देखा है कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक को बाईं साइड लिखेंगे और उत्पादों को दाईं साइड लिखेंगे। और ये जो बच्चों तीर का निशान है ना, ये तीर का निशान बताता है अभिक्रिया होने की दिशा, यानी कि ये अभिक्रिया किस डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें पता है अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, तो तीर का निशान किधर आएगा बच्चों, इस साइड आएगा। और तीर के निशान का जो सिर है वो किसकी साइड रहता है बच्चों, उत्पाद की ओर। आगे हम बात करेंगे इसकी। चले बच्चों आगे चलिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। कोई भी बच्चों अभिकारक है, रिएक्टेंट है, मैं आर से लिख देता हूँ, ओनली आर से। कोई भी रिएक्टेंट है वो बच्चों किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में। तो हमने ये लिखा है बच्चों कि जब रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में, यानी कि अभिकारक चेंज होते हैं उत्पाद में, तो उनके मध्य क्या लगा दिया जाता है बच्चों, तीर का निशान लगा दिया जाता है। तो शब्द, अब ये क्या है बच्चों, हिंदी में अगर मैं लिखूंगा तो शब्द समीकरण बनेगी। जैसे अगर हम पिछली स्लाइड की बात करें तो पिछली स्लाइड पर हमने क्या देखा बच्चों, ये मैग्नीशियम, इसकी क्रिया किससे कराई बच्चों, वायु से। और वायु में कौन सी गैस है जो जलाने में हेल्प करती है, तो ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, इन्होंने बनाया मैग्नीशियम
ऑक्साइड। अब मैं यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछता हूँ बच्चों कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था वो किस रंग का चूर्ण था? आंसर दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो मैग्नीशियम जब हमने जलाया रेबन को तो किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न हुई, ये आपको आंसर देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों क्या है, हमारे पास शब्द समीकरण है। ये क्या है बच्चों, शब्द समीकरण है। तो शब्द समीकरण में बच्चों तीर का निशान लगाते हैं। किसका? तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारकों के बीच योग यानी कि प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं और यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। ये रूल नंबर बच्चों किसी शब्द समीकरण को लिखने के ये नियम चल रहे हैं कि किसी शब्द समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो पहला रूल क्या है बच्चों कि शब्द समीकरण में अभिकारक जो परिवर्तित होते हैं उत्पाद में, उनके मध्य क्या लगाया जाता है बच्चों? एक तीर का निशान, एक तीर का। क्योंकि अभी हम कभी आगे जब पढ़ेंगे ना बच्चों तो इस तीर के निशान की भी बात करेंगे। ये रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती हैं यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो कि दोनों दिशाओं में चलती हैं, उनके मध्य ये वाला तीर लगाएंगे। आगे हम इसकी बात करेंगे। ठीक, दूसरा रूल क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ से है दूसरा रूल कि अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। अगर अभिकारक बच्चों ज़्यादा हैं, अभिकारक अगर एक से ज़्यादा है, जैसे एक ही होता तो बच्चों प्लस के निशान की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर बच्चों दो अभिकारक हैं इसलिए दोनों के मध्य हम क्या लगाते हैं तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं और इन्हें तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में, तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, ये रूल नंबर कौन सा था? रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ से बच्चों रूल नंबर आपका 3 आ रहा है, किसके लिए? शब्द समीकरण लिखने के लिए। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड लिखा जाता है। क्या कह रहा है बच्चों? इसी प्रकार क्या करना है आपको? अगर अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है बच्चों? 1, तो प्लस का निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चों मान लीजिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट होता A और एक प्रोडक्ट होता दूसरा B, तो फिर यहाँ पर भी क्या करते बच्चों? प्लस का चिन्ह लगाते। हम आगे बात करेंगे, बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने हैं जहाँ पर 2 उत्पाद बनेंगे, 3 उत्पाद बनेंगे, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है तो वहाँ पर 3 उत्पाद बनते हैं, तो तीनों के मध्य क्या लगा देंगे बच्चों? हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और इनको कहाँ लिखना है बच्चों? राइट हैंड साइड में। ये मेरा राइट हैंड है बच्चों, ये मेरा राइट हैंड है तो इस साइड क्या लिखेंगे अपन? उत्पाद लिखेंगे। और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस साइड हम क्या लिखते हैं? हम इस साइड जो हमारे अभिकारक होते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। और जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। उत्पादों को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है जबकि अभिकारकों को कहाँ लिखा जाता है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। अगर और तीर का निशान क्या बताता है? अभी आगे पढ़ेंगे। तीर का निशान बताता है बच्चों अभिक्रिया की दिशा। ठीक, कितने नियम हो गए बच्चों? 3। चौथे नियम की बात करते हैं। ये यहाँ से आपका है चौथा नियम। क्या तीर का सिरा बच्चों ये है सिरा, ये इसकी पूंछ होती है बच्चों एक तीर की, और ये होता है इसका सिर या हम कह दें सिरा। तो सिरा किधर होता है बच्चों? उत्पाद की ओर। तो तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अब बच्चों ये जो लाइन है ना आपके सामने, ये वाली लाइन, ये आपको इम्पोर्टेंट है। कौन सी लाइन बच्चों? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उसमें तीर का निशान किसे बताता है? तीर का निशान बताता है बच्चों अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है कि ये अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, यानी कौन मिलकर क्या बना रहे हैं, कौन कौन मिलकर क्या क्या निर्माण कर रहे हैं, इसकी दिशा को कौन बताएगा? तीर का निशान। सिर हमेशा किधर रखना है बच्चों? सिर हमेशा उत्पाद की ओर रखना है, उत्पाद की ओर रखना है बच्चों। ठीक, इससे ये पता चल रहा है तीर के निशान से कि ये अभिकारक मिलके इस उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान यानी कि तीर के निशान का मतलब है अभिक्रिया की दिशा, और अभिक्रिया की दिशा मतलब ये क्या है कि उत्पाद क्या बनने वाला है। तो उत्पाद क्या बना बच्चों? हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम कहाँ लिखते हैं? तीर के निशान जो है उसके राइट हैंड साइड में। ठीक बच्चों, मुझे उम्मीद है बच्चों कि हमारे पास अभी तक कितने नियम आए? पहला, यहाँ से दूसरा, यहाँ से बच्चों तीसरा, और यहाँ था चौथा। आपको 4 रूल याद करने हैं। पहला नियम क्या कहता है बच्चों? तीर का निशान लगाते हैं। दूसरा नियम कहता है यहाँ पर बच्चों A+V अभिकारक लिखना है कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में बच्चों क्या लिखते हैं हम? उत्पाद लिखते हैं। ये अभिकारक होते हैं बच्चों। अगर एक से ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए C और D बने तो यहाँ पर उत्पाद होते हैं और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। और तीर का निशान बच्चों क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा को बताता है और इसका सिर हमेशा उत्पाद की ओर होता है। बच्चों इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे चलता हूँ बच्चों
कि जो रासायनिक समीकरण है उसको किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक बच्चों, फिर संतुलित तो आगे बात करेंगे हम। तो ये हमारी अगली हेडिंग आ गई बच्चों, रासायनिक समीकरण लिखना, किस प्रकार कोई रासायनिक समीकरण लिखी जाएगी। ठीक बच्चों, इसी वीडियो में हम इसको बात करते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना, तो क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। मैंने कहा बच्चों कि एक मैग्नीशियम कार रिबन जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में दहन कराते हैं, श्वेत चमकदार लौ बनेगी, है ना, और वाइट रंग का जो पदार्थ है वो बनेगा। बॉच क्लास में जिसको अपन ने इकट्ठा किया था वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार मैं बोलूँगा पूरी लाइन। तो ये तो क्या हो गया बच्चों, एक रासायनिक अभिक्रिया है जो हमने वाक्य के रूप में लिखी है, यानी इसको वाक्य समीकरण कह सकते हैं। कौन सी समीकरण बच्चों, वाक्य समीकरण कह सकते हैं वाक्य के रूप में। फिर हम कह रहे हैं बच्चों इसको हमने और सॉल्ट किया, शब्दों के रूप में लिखा। शब्दों के रूप में जैसे ही लिखा तो वो बनती है बच्चों शब्द समीकरण। क्या बनी, शब्द समीकरण। अब हम कह रहे हैं बच्चों कि क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। क्या वाक्य के रूप में लिखा, क्या वाक्य के अलावा हम दूसरे रूप में नहीं लिख सकते, और सॉल्ट करके लिख सकते हैं, आगे बात करेंगे। क्या शब्दों की बजाय, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके, जैसे मैग्नीशियम तो बच्चों तो उसका सूत्र क्या होता है, Mg। ठीक है, ऑक्सीजन था तो उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, O2। तो कोई जो शब्द है उसकी जगह हम उसका रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बना सकते हैं। रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो कोई रासायनिक अभिक्रिया को और भी शॉर्ट बना सकते हैं और उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ये जो रासायनिक समीकरण है बच्चों वो किसको दर्शाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएगा कि हाँ इन दोनों ने मिलकर इस उत्पाद का निर्माण किया है। ठीक, यदि आप मैग्नीशियम, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार बच्चों, तो ये देखिए यहाँ पर Mg लिखा हुआ है, आपको कलर ये कम दिखाई दे रहा होगा। तो ये है बच्चों मैग्नीशियम, ये प्रतीक है, प्लस ऑक्सीजन, ये गैस थी बच्चों, और क्या बनाते हैं MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो कोई रासायनिक अभिक्रिया वाक्य के रूप में, उसको शब्दों के रूप में लिखा, शब्द समीकरण। अब शब्दों की जगह हम प्रतीकों का यूज करें तो बच्चों यही है हमारे पास रासायनिक समीकरण। और हेडिंग भी क्या है बच्चों, रासायनिक समीकरण लिखना। तो ये जो मैंने लिखी है बच्चों ये है रासायनिक समीकरण, और इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर दें तब हो जाएगी शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण से हम क्या कर लेंगे बच्चों, प्रतीकों के रूप में लिखकर उसको किसी रासायनिक समीकरण में बदला जा सकता है। अब आगे देखिए बच्चों क्या कह रही है हमारी NCERT। हमारी NCERT कह रही है कि बच्चों तीर के निशान के, इसको और जूम कर लेते हैं बच्चों, घर का काम है अपना। ठीक, देखिए बच्चों अब क्या कह रहे हैं हम कि तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या कह रहे हैं बच्चों कि ये हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ये क्या है हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है। और अब हमें क्या करना है, तीर के निशान के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में और दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में क्या करना है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती करनी है। यहाँ तत्व कौन है, मैग्नीशियम। दूसरा तत्व कौन है बच्चों, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनके कितने कितने परमाणु हैं, तो बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम के आगे और पीछे यानी कि नीचे, है ना, कुछ नहीं लग रहा मतलब एक है। यहाँ पर आगे और पीछे कुछ नहीं है मतलब इसका कितना परमाणु है बच्चों, एक। यहाँ आगे कुछ नहीं है लेकिन इसके पीछे दो है बच्चों, तो मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो। ठीक बच्चों, यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना परमाणु हो गया बच्चों, एक। ऑक्सीजन का कितना हो गया, दो। अब तीर के निशान के राइट हैंड साइड में यानी कि उत्पादों की साइड में हमें गिनना है कि मैग्नीशियम का कितना है और ऑक्सीजन का परमाणु कितना है। तो मैग्नीशियम का कितना परमाणु बच्चों, एक, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं लग रहा है और इसके आगे भी कुछ नहीं लग रहा, तो कितना है बच्चों, एक। और ऑक्सीजन के यहाँ तो नीचे दो लग रहा था लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब इसका परमाणु भी कितना है बच्चों, एक है। 9th तक इतनी बेसिक नॉलेज आपको करवा दी गई होगी आपके स्कूलों में वगैरह में, कोचिंग वगैरह में। ठीक है, तो परमाणु की संख्या गिन ली। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों, कि तीर के निशान के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। तुलना करनी है बच्चों, किसका कम है, ऑक्सीजन का कम है। किस साइड कम है, उत्पाद की साइड कम है। ठीक, आगे चलते हैं।
क्या दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? नहीं है। दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं है। यदि है तो जो समीकरण है वो संतुलित है। यदि दोनों साइड, तीर के निशान के दोनों साइड, यानी कि अभिकारक और उत्पादों में अगर संख्या बराबर होती तो उसको कह देते हम कि समीकरण क्या है बच्चों? संतुलित है, यानी कि बैलेंस है। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। क्या है बच्चों? अब बैलेंस नहीं है, असंतुलित है, इसका मतलब क्या है? बैलेंस नहीं है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। दोनों ओर का जो द्रव्यमान है या जो भार है वो बराबर नहीं है। अभी देखो बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, वहाँ पर आपको सवाल करवाए गए होंगे, है ना। जैसे इसका भी भार होता है, इसका भी भार होता है, यानी कि अभिकारक का जितना भी वेट आएगा बच्चों उतना ही वेट इधर आना चाहिए। जितना इधर तीर के निशान के बाईं साइड यानी कि अभिकारकों का द्रव्यमान होता है, भार होता है, उतना ही हमें तीर के निशान के बाईं साइड दाईं साइड यानी कि उत्पाद में, यानी अभिकारक और उत्पादों का वजन जो है वो बराबर आना चाहिए। या फिर मैं इसको दूसरे शब्दों में कह दूं बच्चों कि दोनों साइड परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों साइड अभिकारक और उत्पाद में दोनों साइड परमाणु की संख्या बराबर है तो वजन भी बराबर आएगा। क्या आएगा बच्चों? बराबर वजन आएगा। और अगर बराबर वजन आ रहा है तो मतलब ये जो रासायनिक समीकरण होगी वो संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। आगे हम बात करते हैं बच्चों कैसे, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आगे बात करते हैं। तो यदि दोनों साइड परमाणु की संख्या बराबर नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, यानी कि अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बच्चों अब इसको देखिए क्या कह रहा है हमारा NCERT के ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ढांचा रासायनिक समीकरण, ये बच्चों रासायनिक है और ये समीकरण है। ढांचा रासायनिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जो कि अनबैलेंस्ड है, यानी कि बैलेंस नहीं है। तो ऐसी रासायनिक समीकरण, ये परिभाषा बच्चों पूछी जा सकती है, ठीक है। ऐसी रासायनिक समीकरण की बात कर रहा हूँ बच्चों, अब अभिक्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम समीकरण लिख चुके हैं। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या या तत्वों के परमाणुओं की संख्या, पूरी लिख दें बच्चों। तो उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। अभिकारकों में और उत्पादों में जो तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती। ढांचा रासायनिक समीकरण कौन सी बच्चों? ढांचा, इसको एक और नाम दे सकते हैं कंकाली। ढांचा या कंकाली यानी स्केलेटल केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन, इसको ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैं हमेशा कॉल्स लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कहलाती है या कहलाता है। तो कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बच्चों? दोनों साइड जो वजन बराबर होना चाहिए वो अगर बराबर वजन नहीं है, यानी कि इधर परमाणु की संख्या और इधर परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो ऐसी रासायनिक समीकरण को हम कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसको बच्चों क्या है, क्या करना पड़ेगा हमें? तो किसी अभिक्रिया का ऐसा जो रासायनिक समीकरण है जिसमें बैलेंस नहीं हो वो ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इस प्रकार की समीकरण 1.2 है, मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। 1.2 कहाँ है बच्चों? ये यहाँ पर दिया है 1.2, यानी कि ये हमारे पास एक कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण है। ये जो हमारे पास रिएक्शन लिखी हुई है ये कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम में एक, ऑक्सीजन एक, मैग्नीशियम में एक, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2। तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाती है, जो अनबैलेंस है। अब क्या करें बच्चों? तो हम सीखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं कि कोई संतुलित जो रासायनिक समीकरण है उसका महत्व क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ हमारे पास है बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अभी हमने क्या पढ़ा है बच्चों? कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि वो कंकाली जो रासायनिक समीकरण है उसको बैलेंस क्यों करना जरूरी है
और उसके बाद सीखेंगे हम बैलेंस किस प्रकार करते हैं। अब किसी रासायनिक समीकरण को बैलेंस किस प्रकार करेंगे बच्चों, उसका आधा 40 मिनट का, आधा या आधे घंटे या 40 मिनट का वीडियो अलग से बनेगा, तो उसको तो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि कोई रासायनिक जो समीकरण है उसको संतुलित करना क्यों ज़रूरी है, क्या उसका महत्व है। तो देखिए बच्चों सुने, सबसे पहले कि कोई भी रासायनिक समीकरण है ना, वो क्या करती है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। ये आपने बच्चों कक्षा 9th में पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद बनता है, दोनों साइडों का जो द्रव्यमान है यानी कि वजन है वो बराबर होना चाहिए। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि ना तो हम वजन को कम कर सकते हैं, ना ही मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा बच्चों, बराबर रहेगा। ठीक, अब हमें समझाते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। एनसीईआरटी वाला खुद कह रहा है बच्चों कि आपको जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो स्मरण होगा, याद होगा, जिसका आपने नवीं कक्षा में अध्ययन किया था। नवीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, प्लस आपको सवाल करवाए होंगे। ठीक है बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो वहाँ पर ना तो द्रव्यमान बनेगा और ना ही उसका विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही है बच्चों कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम। कहाँ है बच्चों नाम, ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या है कि रिएक्टेंट यानी अभिकारक और उत्पाद में द्रव्यमान बराबर आना चाहिए, द्रव्यमान का संरक्षण होना चाहिए, द्रव्यमान बराबर आना चाहिए। द्रव्यमान क्या है बच्चों, दोनों साइड बराबर होगा तो वो रासायनिक समीकरण भी संतुलित होगी। क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, भाई जितना यहाँ पर वजन था उतना यहाँ होगा, अलग से तो आएगा नहीं कि यहाँ कम लिया और यहाँ पर अधिक वजन आ गया, ऐसा तो होगा नहीं बच्चों। तो द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, ना तो ज़्यादा हो पाएगा उत्पाद में और ना ही उत्पाद में वजन कम होगा। जितना भार अभिकारकों का है उतना ही भार किसका होगा, उत्पाद का होगा। ना तो हम एक्स्ट्रा बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक जो अभिक्रिया है उसके उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक बच्चों, दूसरे शब्दों में क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी कि दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। बच्चों यहाँ हमने Mg+O2 लिया था और हमने कहा था MgO, ये बनेगा। ठीक है बच्चों, इसको दूर कर देता हूँ मैं थोड़ा, क्या बनेगा बच्चों, MgO। अब हमने कहा था बच्चों कि यहाँ पर हमने संख्या लिखी कि किसकी कितने संख्या है, तो हमें पता है मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन फिर कितना है बच्चों, यहाँ पर 1 है। तो ये कैसी समीकरण है बच्चों, कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण है। अब क्या करते हैं हमने कल देखा था कि मैं अगर यहाँ पर 2 लगा दूँ तो अब मैग्नीशियम कितने हो गए बच्चों, इधर 2, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए बच्चों, 2। तो यहाँ पर 2 लगाते ही मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2, क्योंकि मैग्नीशियम आगे वाली जो संख्या है बच्चों इससे गुणा होगी और साथ में ऑक्सीजन भी गुणा होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या भी 2, लेकिन यहाँ पर अभी भी ऑक्सीजन की संख्या तो 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन अब मैग्नीशियम की कम पड़ गई। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर भी अगर 2 लगा दूँ तो अब मैग्नीशियम की संख्या इधर 2, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2, यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2। अब ये समीकरण क्या है बच्चों, बैलेंस है। अब ये कंकाली नहीं है, अब ये बैलेंस यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हमने क्या कहा बच्चों, दूसरे शब्दों में कहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब अभिकारकों में और उसके बाद मतलब उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि कोई जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित क्यों किया जाता है, क्या महत्व है उसका। तो बच्चों हमें एक पॉइंट याद करना है कि प्रत्येक रासायनिक समीकरण या प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। अब प्रश्न उठता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ना तो निर्माण होगा ना ही नष्ट होगा, विनाश होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो हम अब कहेंगे बच्चों के अभिकारकों में और उत्पादों में तत्वों के जो परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, अतः किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? तो 1.2 बच्चों ये कंकाली समीकरण थी, नहीं थी। आइए हम किसी रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। यानी कि अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों,
संतुलित करेंगे किसी रासायनिक समीकरण को। तो यानी कि अगली हेडिंग क्या है बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये हमारी बच्चों अगली हेडिंग रहेगी। और यहाँ से बच्चों ये क्या होगा, अगला वीडियो हम शुरू करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ हमने इतना सा देखा है कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, किधर लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कब प्लस का चिन्ह लगाना है, कब नहीं लगाना है। कोई रासायनिक जो अभिक्रिया हुई है उससे हम शब्द समीकरण कैसे लिखें, और शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण कैसे लिखें, कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और यदि वो बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे। लेकिन बैलेंस करने के लिए हमें एक नियम पढ़ना पड़ेगा बच्चों, जो क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। क्या कहता है, दोनों साइड बराबर वजन कर दो, यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि किसी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार बैलेंस किया जाता है, इसके लिए हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे बच्चों। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है और साइंस अगर आपको समझ में आ रही है बच्चों, तो एक लाइक ज़रूर बनती है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को और चैनल को अवश्य शेयर करें, ताकि बच्चों सभी बच्चों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।